अब मैं सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और किसी की कोई भी क्वेरीज होगी तो ज़रूर आप मैसेज ड्रॉप करिएगा टेक्स्ट बॉक्स में। सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? डॉक्टर हाँ मनीष? बॉस। हाँ बॉस। हाँ बॉस। जी बॉस हाँ, हो रही स्क्रीन विजिबल हो रही है। ओके ओके। है। ठीक है, नेक्स्ट भी तो हो रहा है स्क्रीन। बॉस। मन थेरेपी की स्क्रीन विजिबल है सभी को, हाँ प्लीज? हाँ हाँ, सबको जी विजिबल। बॉस। जी सर। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट यस सर। करते हैं एक अद्भुत चिकित्सा के बारे में जो कि हमारे आयुर्वेद में मर्म चिकित्सा के नाम से बताया गया है। मर्म एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे प्राण स्थित होता है, यानी मृ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है डेथ या डिसेबिलिटी। यानी जहाँ पे चोट लगने से विकलता उत्पन्न हो सकती है, एक ऐसा पॉइंट, हमारे बॉडी का वाइटल पॉइंट। अगर उसके स्ट्रक्चर में की बात की जाए तो ऐसा स्थान जहाँ पे मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि मिलते हैं, यानी मसल वेन्स लिगामेंट्स बोन ज्वाइंट्स जिस स्थान पे आके जुड़ते हैं, ऐसे पॉइंट को मर्म बिंदु कहा जाता है। मर्म बिंदु 107 बताए गए हैं। आज हम कुछ अलग सी चीजें भी जानेंगे, यानी मर्म के ही बारे में नहीं, मर्म के अलावा उसके जो हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जानेंगे कि मर्म का इतिहास क्या रहा है, क्या मर्म जो है हम सिर्फ इस टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वहीं तक है, या इससे भी आदिकाल से मर्म चला आ रहा है। मर्म बिंदु एक ऐसा बिंदु है, जैसा हमने बताया, कि जहाँ पे प्राण स्थित होता है, यानी यत पिंडे तथ ब्रह्मांडे पिंडे यत ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं वो हमारे शरीर में है, और हमारे शरीर में जितनी चीजें हैं उस तरीके की चीजें ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। जिस तरीके से हम पंच भौतिक शरीर बोलते हैं, पंच भौतिक पूरा इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसी तरीके से एक जो मर्म है, एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, जिस तरीके से हम लोग ब्रह्मांड में कहते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के भी अंदर एक एनर्जी होती है। सभी ने इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में सुना होगा। ये एनर्जी कुछ उसी तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेट करती रहती है, जिस तरीके से एक स्विच और बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है, मर्म बिंदु भी उसी तरीके से हमारे बॉडी के स्विच है, यानी 107 स्विच हमारे बॉडी में है। ऐसे पॉइंट्स जिसपे भी विकलता होने से आगे के साइड में उसके जो है उस एनर्जी का जो संचार प्रवाह जो है वो रुक जाता है। जिस तरीके से हम स्विच ऑन करते हैं ट्यूबलाइट का, और सिर्फ ट्यूबलाइट ही ऑन होती है, फैन नहीं ऑन होता, उसी तरीके से हर एक मर्म बिंदु से कुछ न तो कुछ ऑर्गन के फंक्शन कनेक्टेड होते हैं। हर एक स्पेशली मर्म बिंदु जो है हर एक किसी न तो किसी स्पेशल फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि जब भी हम लोग मर्म चिकित्सा कर रहे होते हैं कहीं का भी मर्म दबाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन ही ऑन होता है, उसी प्रकार हर एक मर्म से एक एक ऑर्गन के अलग अलग जगह के फंक्शन जुड़े होते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस मर्म से कौन सा नियर बाई ऑर्गन कनेक्टेड है, और उस मर्म को स्टिमुलेट करने से किस तरीके से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। बेसिकली ये सिंपल सा ज्ञान है मन चिकित्सा का। जिस प्रकार जो है आगे किसी भी तरीके से एक नाली, जैसे एक नाली है जिसमें पानी बह रहा हो, अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो आगे उसके पानी नहीं बह पाता, उसी प्रकार से जो एनर्जी का जो प्रवाह है, प्राण का जो प्रवाह है एक बह रहा है, अगर बीच में एक मर्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो उस प्रकार आगे एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है। सेम जिस तरीके से नाली में बीच में पत्थर आ जाता है तो आगे पानी फ्लो नहीं कर पाता है। तो हम इसी जो मर्म डिस्टर्ब होता है उसको स्टिमुलेट करके उसकी चिकित्सा करके हम इस एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं। मर्म का उल्लेख हर जगह बताया गया है, मर्म की चिकित्सा नहीं बताई गई है। कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं बोला गया है कि मर्म चिकित्सा ऐसे करनी है। हर जगह आप देखेंगे मर्म के बारे में बताया गया है, किस मर्म पे आघात लगने से क्या हो सकता है ये बताया गया है। ये नहीं बताया गया है कि उसकी चिकित्सा किस तरीके से करनी है। तो चिकित्सा का ज्ञान हमें कहाँ से आया, चिकित्सा के बारे में हमने कैसे सोचना शुरू कर दिया, किस तरीके से मर्म बिंदु मर्म चिकित्सा में कन्वर्ट होने लगा।
तो वह इस तरीके से कन्वर्ट होने लगा कि जैसे जैसे हम जो है मर्म के बारे में जानने लगे कि इस मर्म पे जो है चोट लगने से इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, इस मर्म पे चोट लगने से विकलता हो जाती है, इस पे सद्दो प्राण यानी तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से ये समझ में आने लगा कि जब इस चीज पे चोट लगने से प्रॉब्लम हो सकती है तो उस बिंदु को अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो उस पर चिकित्सा भी कर सकते हैं। तो युक्ति पूर्वक जब उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाने लगी तो ये पता चला कि ये तो रिजल्ट में दे रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो मर्म चिकित्सा, मर्म जो बिंदु है उसको बचाने के साथ साथ उसका चिकित्सकीय उपयोग भी किया जाने लगा। आगे जब हम बात करते हैं इसके एनर्जी के बारे में, तो जिस तरीके से एनर्जी एक जगह ट्रैप रहती है तो आगे आगे के ऑर्गन्स में, आगे के सब पार्ट्स में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। जब हम इस मर्म बिंदु को स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं तो आगे भी जो है एनर्जी फ्लो जो है मेंटेन होना शुरू हो जाता है। मन के बारे में अगर बात की जाए तो चरक ने और सुश्रुत ने जो है जिस तरीके से 107 मर्मों के बारे में बताया है, वैसे ही तमिल ट्रेडिशन में जो है 108 मर्म बताए गए हैं। किलारी ट्रेडिशन में जो है 365 मर्म बताए गए। आप सभी में से अगर कोई ये बताना चाहेगा कि क्यों तमिल ट्रेडिशन में 108 मर्म को माना गया है, वो 108वां मर्म जो है वो मन को कहा गया है। तो आप सभी में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो बताना चाहे कि 108वां मर्म यानी मन को क्यों माना गया है, प्लीज अगर कोई ये कहना चाहता है इस पे कुछ तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्यों 108वां मर्म मन को माना गया है, मन को भी क्यों तमिल ट्रेडिशन में मर्म का स्थान दिया गया है? प्लीज कोई बताने की कोशिश करे, युक्ति यूज करे। रिक्वेस्टिंग टू ऑल, प्लीज मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। हम कुछ बोलेंगे तभी हम आगे समझ पाएंगे। जी सर। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। Sir, from definition, it is clear that Maroyanti iti marmani. That means the जी point which gets injured leads to death, either immediately or late. Even जी सर। if mon gets injured, it can lead to death also. That's why mon can be taken under marma. It's my opinion, sir. ओके ओके, वेरी गुड सर। टू मच क्लोज टू द रियल आंसर। प्लीज और भी कोशिश करिए बताने की। सर ने बहुत अच्छा बताया है कि मन भी डिस्टर्ब होगा तो वो मृत्यु का कारण बन सकता है। और इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करिए अगर आप में से कोई करना चाहता हो कि मन को क्यों मर्म माना गया है। हमारे यहाँ मनस रोग भी बताए गए हैं आयुर्वेद में बहुत से, बिल्कुल बिल्कुल सर, ना। बहुत सही। हाँ बिल्कुल। तो अगर मन पे कोई आघात होगा तो मनस रोग के बहुत चांसेस है। इसमें कि हम लोग हम्म शिरोधारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, आई होप सो। बिल्कुल सर। मन का अब मैं बताता हूँ कि जैसा सर ने बताया कि मन को मानस रोग भी बताया गया है। मन एक ऐसा स्थान है, अगर वह डिस्टर्ब हो गया तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। मन एक सुपीरियर पार्ट है, यानी जो मर्म मर्म में भी अगर किसी भी मर्म की अगर श्रेष्ठता बताई जाती है, जो सबसे टॉप मोस्ट पे मर्म बैठा है, अधिपति मर्म, यानी हेड यानी क्राउन, सबसे टॉप मोस्ट पे हेड के। तो मन जो है अगर डिस्टर्ब होता है तो बॉडी के सारा पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। जिस प्रकार से किसी को एक अचानक से शॉकिंग न्यूज मिलती है कि कोई गुजर गया या कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो मन जो है तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है और सारे शरीर के पार्ट्स ठीक रहने के बावजूद वह इंसान बेहोश होकर गिर जाता है या सदमे में गिर जाता है। तो मन भी है एक प्रकार का ऐसा मर्म है। अगर मन स्वस्थ है, मन ठीक है, तो सारे बॉडी के ऑर्गन, इवन बॉडी बॉडी पार्ट्स वगैरह सब सही तरीके से काम करेंगे। इस वजह से जो है तमिल ट्रेडिशन में मन को भी 108वां मर्म माना गया है। और बीइंग अ प्रैक्टिशनर हमें मर्म चिकित्सा करते समय इस चीज का भी ध्यान बहुत बारीकी से देना चाहिए कि पेशेंट आपके पास अगर आ रहा है फॉर द पेन मैनेजमेंट,
तो क्या वो मानसिक तौर पे स्टेबल है या नहीं है। आप लाख बाकी जगह के मन को स्टिमुलेट कर लीजिए, अगर पेशेंट मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। लास्ट इस इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट जो मानसिक तौर पे भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके, कि सर मैं उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, मेरी लाइफ एकदम खराब हो गई है, मैं जॉब करता था मेरी जॉब चली गई है, फाइनेंशियली मैं डिप्रेस हो चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं बचे इलाज कराने के लिए। और ऐसे पेशेंट अगर आपके पास इलाज के लिए आते हैं, आप बहुत अच्छा मर्म चिकित्सा करेंगे, फिर भी पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। ऐसे में आपको मन को भी एक मन मानते हुए मन की भी चिकित्सा आपको वहां पे पैरेलली करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। कलारी सिस्टम में 365 मर्म बताए गए हैं। साउथ साइड में कलारी, कलारी के बारे में कोई जानता है आप सभी में से जो साउथ साइड से हो? एनीवन प्लीज। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कलारी जिस तरीके से हमारे साइड में कुश्ती, दंगल इत्यादि एक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, साउथ साइड में भी एक डिफेंसिंग एक टेक्निक सिखाई जाती है जिसे कलारी कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग जो है 365 मन पॉइंट्स बताए गए हैं, जहाँ पे ड्यूरिंग दैट डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें यह बताया जाता है इन 365 मन पॉइंट्स को किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से इस पे वॉर करना है। तो इस तरीके से उनके सिस्टम में जो 365 मर्म बताए गए। एक सबसे यूनिक बात आपको बताता हूँ, आप सभी देखते होंगे चाइनीज मूवी जिसमें मार्शल आर्ट वगैरह सिखाया जाता है, ट्रेडिशनल आर्ट है एक तरीके का, वो बताया जाता है। तो आपको पता है मार्शल आर्ट भी इसी मर्म का आर्ट है। द आर्ट ऑफ मर्म इज नोन एज मार्शल आर्ट। ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ चाइना ने इसी आर्ट ऑफ मर्म को अपने पास लेके गए। उन्होंने इसी तरीके से अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने जनरेट किए, जहाँ पे उन्होंने एक बाहर से प्रेशर देके या इस पे एक असॉल्ट करके उस तरीके के मन को डिस्टर्ब करने की एक टेक्निक बनाई, जिससे सामने वाले को जो है फॉर डिफेंस मैकेनिज्म उसे यूज किया जा सके। इस वजह से उन्हें मार्शल आर्ट कहा गया। यानी हमारा मर्म जो है सिर्फ हमारे ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग देश में भी जाके अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। हिस्टोरिकल अगर रिलेशन देखा जाए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिस्टोरिकल रिलेशन देखा जाए तो पहले के समय में जो है जितने भी वॉरियर्स हुआ करते थे वो बड़े बड़े कवच वगैरह पहन के ही लड़ाई में जाया करते थे। यानी आर्मर्स वो पहना करते थे, चेस्ट पे, हाथ पे, फेस पे, पूरी तरीके से फेस पैक हुआ करता था। यानी वो अपने सारे वाइटल्स पॉइंट को बचाने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे मर्म का ज्ञान जो है आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे पता चलने लगा लोगों को कि कौन सा सद्दो प्राणहर मर्म है, कौन से ऐसे मर्म है जहाँ पे आघात लगने से कोई ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होगी, तो ऐसे में उनके आर्मर्स भी छोटे होने लगे। आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से आर्मर्स जो है छोटे होने लगे। यानी पहले के समय में ये आर्मर्स पहन के जाना, लड़ाई करना, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना था, इस वजह से हर तरफ तरफ से जो है अपने बॉडी को एक कवच में पैक किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे पता चलने लगा कि जो जो सद्दो प्राणहर मर्म है उस मर्म को जो है स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि इजी टू कैरी भी हो जाए, आर्मर भी इजी टू कैरी हो जाए और आप जो है जंग में जाके इजली लड़ सके। तो ऐसे करके इन इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आर्मर्स भी धीमे धीमे समय के साथ साथ छोटे होने लगे। यानी मर्म बिंदु जो है उनका उपयोग, यानी उनका जो प्रैक्टिकली उपयोग जो है पहले समय से, प्राचीन काल से भी किया जाता आ रहा है। कई सारी ऐसे पौराणिक कथाएं भी मिलेंगी, वेद पुराणों में भी ऐसे बिंदु के बारे में वर्णन किया गया है जहाँ पे मर्म लगने से आघात हुआ है और मृत्यु को भी सामने वाला प्राप्त, उसको मृत्यु प्राप्त हुई। यानी हिस्टोरिकल अगर रिलेशन देखा जाए, रामायण की बात की जाए, तो रावण को जो है नाभि में तीर लगी थी और नाभि भी जो है एक प्रकार का सद्दो प्राणहर मर्म माना जाता है, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से हम हिस्टोरिकल रिलेशन भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात की जाए कुछ और हिस्टोरिकल रिलेशन की, तो राजा दशरथ ने जब वो शिकार करने जो है जंगल में गए हुए थे और उन्हें जो है एक पानी की आवाज सुनाई देती है, जहां लगता है कि कोई जानवर पानी पी रहा है, हालांकि वो जानवर दिखता नहीं है कि कहाँ पानी पी रहा है। तो उन्होंने एक शब्द भेदी तीर चलाई, जो कि आवाज को जो है फॉलो करते हुए जाके लगी। और जबकि वहां पे जो है श्रवण कुमार जी
पानी भर रहे थे, उन्हें आके उनके मर्म बिंदु पे लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। आगे और अगर हिस्टोरिकल की बात की जाए तो जीसस को भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से सूली पे लटकाया गया था। तो जिस जगह उनको सूली पे लटकाया गया था और किल जो लगाई गई थी, वह तल हृदय मर्म था, यानी एक प्रकार का कालांतर मर्म था। जैसा कि हमारे आयुर्वेद में वर्णित है कि तल हृदय एक प्रकार का कालांतर मर्म है, जिससे उनकी मृत्यु तुरंत नहीं हुई थी, काफी समय बाद हुई थी। यानी कालांतर मरण का मतलब होता है कि मृत्यु तुरंत नहीं होती है, कुछ समय लगता है, उसके बाद मृत्यु होती है। तो ऐसे मर्म का उल्लेख जो है हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार जीसस के हाथ पे और पैर पे तल हृदय मर्म पे वो किल गाड़ी गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु धीमे धीमे हुई थी। आगे बढ़ते हैं। चरक ने भी जो है 3 मर्म के बारे में बताया है, सिर, हृदय और बस्ती। आचार्य सुश्रुत ने भी स्थान के बेसिस पे मर्मों का वर्णन किया है, जिस प्रकार की शाखागत जो है 44 मर्म होते हैं, यानी हाथ और पैर में जो है 44 मर्म होते हैं। कोष्ठगत मर्म यानी एब्डोमिनल और बैक रीजन में 26 मर्म पाए जाते हैं। सिरोगत यानी अ, गले के ऊपर जो है हेड रीजन और नेक रीजन में 37 मर्म पाए जाते हैं। मर्म बिंदु आपको याद स्वयं करना होगा। मैं ये पीपीटी आप सभी के बीच जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा। धीमे धीमे आप देखते रहेंगे, आपको ये सारे मर्म बिंदु याद हो जाएंगे। बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको एक साइड में पैर का याद करना है, एक हाथ का याद करना है, बाकी एब्डोमेन, बैक, नेक का याद करना और फेस का याद करना है। क्योंकि ये पेयर्स में है, तो हाथ का, एक हाथ का भी आप याद कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। कुछ ही मर्म ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पेन मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, और हम डे टू डे लाइफ में भी जाने अनजाने यूज कर रहे होते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम जाने अनजाने मर्मों को उपयोग में ला रहे होते हैं। तो ये सारे फोटोज, ये सारी पीपीटी जो है मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जिससे आप इसको प्रिंट आउट करा के अपने क्लिनिक में जरूर लगाइएगा, जिससे आप डेली इसको देखते रहेंगे। आगे और भी बहुत कंसाइज वे में ये पीपीटी बनाई गई है, वो सारे पेजेस आप निकाल के लगाइएगा, और उसको देखते हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको श्योर शॉर्ट वो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आगे हेड के मर्म है, फेस के मर्म है। ये कितना बोरिंग बता रहे हैं, मर्म बता रहे हैं, सब सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं सिरोगत मर्म के बारे में। सिरोगत जो है मर्म जो है जत्रोगत बताए गए हैं, ऊर्ध्वांगत बताए गए हैं। कोष्ठगत मर्म में उदर के मर्म बताए गए हैं, पृष्ठ के मर्म बताए गए हैं, यानी एब्डोमेन और बैक साइड में जो मर्म है उसके बारे में बताया गया है। शाखागत मर्म यानी 2 हाथ 2 पैर में कितने मर्म हैं वो बताए गए। ये सारी चीजें आपको याद करने वाली ही हैं बेसिकली। मर्म का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है अकॉर्डिंग टू रचना। मांस मर्म, स्नायु मर्म, संधिगत मर्म, शिरागत मर्म और अस्थिगत मर्म। इसमें से जितने भी लोग इसके बारे में जानते हैं, मांसगत मर्म, संधिगत मर्म, स्नायुगत मर्म, शिरागत मर्म और अस्थिगत मर्म का क्या महत्व है, प्लीज आप माइक ओपन करिए और जरूर बताइए। क्या किसी को पता है मांसगत, स्नायुगत, शिरागत और अस्थिगत मर्म के बारे में? प्लीज जरूर बताइए। पढ़े तो आप सभी होंगे अपने एकेडमिक ईयर में, सेम चीज पढ़े हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या पता है किसी को? मांसगत मर्म, अस्थिगत मर्म, शिरागत मर्म किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इसका शुरू होता है कि मांसगत मर्म 11 बताए गए हैं। वो कौन कौन से 11 मांसगत मर्म हैं वो याद करना बहुत जरूरी है। स्नायुगत 27, संधिगत 20, शिरागत 41 और अस्थिगत 8। ये जो मर्म बताए गए हैं, इसका स्पेशल रिफरेंस प्रैक्टिकल फील्ड में इसके प्रेशर पे पड़ता है। यानी जब भी आप मर्म का स्टिमुलेशन करेंगे या ध्यान में रखते हुए करेंगे कि जो मांसगत मर्म है उस पे आपको मीडियम प्रेशर लगाना है, जो शिरागत मर्म है उस पे आपको मॉडरेट प्रेशर लगाना है, जो संधिगत मर्म है उस पे आपको सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना है, स्नायुगत मर्म और अस्थिगत मर्म पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना है, स्नायु संधिगत मर्म पे मीडियम और स्नायुगत मर्म पे सबसे लाइट प्रेशर लगा के आपको स्टिमुलेट करना है। ये पॉइंट यहाँ पे इसका प्रेशर से रिलेशन देता है, क्योंकि अगर आप
अस्थिगत मर्म पे बहुत लाइट प्रेशर के साथ अगर आप मर्म चिकित्सा कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका स्थान, उसकी कंसिस्टेंसी, किस जगह वो आश्रित करता है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब भी आप मर्म मर्म चिकित्सा करेंगे, मर्म का स्टिमुलेशन करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस भी मर्म को आप दबा रहे हैं, प्रेशर पॉइंट, ओके, जिस भी पॉइंट को आप दबा रहे हैं उस पॉइंट का रिलेशन क्या है। सारी चीजें आपको फर्स्ट ईयर की ही मिलेंगी, लेकिन उसके प्रैक्टिकल अनुभव को सीखना है। चूंकि मैम चिकित्सा पढ़ाया जा रहा है तो पॉइंट तो सारी बेसिक बताने ही पड़ेंगे। रिपीट टेलीकास्ट आपको लगेगा फर्स्ट ईयर का, लेकिन यहाँ पे उसके इम्पोर्टेंस को भी समझना है कि उस रिपीट टेलीकास्ट में प्रैक्टिकल चीजें हम क्या निकाल सकते हैं। मांसगत मर्म जो है उस पे हम मॉडरेट प्रेशर लगाएंगे, संधिगत मर्म पे हम मॉडरेट प्रेशर लगाएंगे, शिरागत मर्म पे हम माइल्ड प्रेशर लगाएंगे, अस्थिगत मर्म पे हम सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, स्नायुगत मर्म पे हम सबसे कम प्रेशर लगाएंगे। यानी मर्म के इस क्लासिफिकेशन को आपको याद रखना है। अब ये आपका होमवर्क होगा, आप ढूंढेंगे कि मांसगत मर्म कौन कौन से हैं और हमें मॉडरेट प्रेशर कैसे लगाना है, स्नायुगत मर्म कौन से हैं और आपको प्रेशर कैसे इस पे सबसे मिनिमम लगाना है। गलती ये होती है कि कई बार हम जब मर्म चिकित्सा करने जाते हैं और स्नायुगत मर्म पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, इसकी वजह से कई बार पेशेंट को पेन ज्यादा होने लगता है। प्रैक्टिकल अनुभव में जब आप मर्म चिकित्सा करेंगे, ये चीज देखेंगे कि गलती से अगर आपसे या आपके जो अटेंडेंट हैं, जो स्टाफ हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, अगर वो गलती से स्नायुगत मर्म पे प्रेशर लगा देते हैं, पेशेंट का पेन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। और ऐसे नए नए स्कॉलर्स, नए नए प्रैक्टिशनर जितने भी लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो ये बात जरूर बताते हैं कि सर मैं मर्म चिकित्सा करता हूँ, दर्द बढ़ क्यों जाता है। दर्द बढ़ इस वजह से जाता है क्योंकि जहाँ पे आपको कम प्रेशर डालना है वहां पे आप ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं, और जहाँ पे आपको ज्यादा प्रेशर डालना है वहां पे आप प्रेशर ही नहीं डाल रहे होते। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मांसगत मर्म कौन कौन से हैं? तल, हृदय, इंद्रवस्ती, गुदा, स्तन, अस्थिगत मर्म कौन से? कटिक, तरू, नितंब, अंशफलक, शंख मर्म। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि सर ने तो बता दिया था अस्थिगत मर्म पे हमें बहुत स्ट्रांग प्रेशर डालना है और आपने शंख मर्म पे बहुत स्ट्रांग प्रेशर डाल दिया, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से कंप्लीट लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखिएगा, आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाइएगा, अदरवाइज ज्ञान का मिसयूज हो जाएगा। यानी अभी हमने क्या बताया, अस्थिगत मर्म पे सबसे ज्यादा प्रेशर डालना है, लेकिन इसी अस्थिगत मर्म पे आप देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन में शंख मर्म आता है। शंख मर्म एक बहुत ही डेलिकेट मर्म है, सद्दो प्राणहर मर्म के कैटेगरी में आता है। इस वजह से इस मर्म को हम बचा के चलेंगे, इस मर्म पे हम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। यानी अभी हम सिर्फ और सिर्फ मर्म के किस बिंदु पे चल रहे हैं कि कहाँ वो आश्रित है, यानी उसकी एनाटॉमी, उसका रचना क्या है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि प्रेशर कैसे लगाना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रचना को ध्यान में देते हुए प्रेशर नहीं लगाना है। उस मर्म को दबाने से इंड रिजल्ट क्या मिलेगा उसको भी कंबाइन करना है, देन जाके आपको मर्म को स्टिमुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं। सिरा मर्म, सिरा मर्म पे बताया गया था कि मॉडरेट मीडियम प्रेशर देना है। नीला धमनी, मध्य धमनी, कंठ, सिरा, संगाडक, स्तन, मूल, प्रणा, स्फनी, अपांग, अलाप, अपस्तंभ, हृदय, नाभि, उर्वी, लोहिताक्ष, बृहति, पार्श्वसंधि, बृहति, ये सारे जो मर्म हैं, इन सब मर्म पे जो है मीडियम और या उससे थोड़ा कम ही प्रेशर डालना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इन चीजों को ध्यान में देते हुए चलना है। कई बार ऐसा होता है, पेशेंट को देखा गया है फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन में जब फड़ा मर्म वगैरह दबाया जाता है तो हम बहुत तेज दबा देते हैं फड़ा मर्म को, जब तक पेशेंट की आह न निकल जाए। इस तरीके से फड़ा मर्म नहीं दबाना है। शिरागत मर्म है, हमें बहुत नॉर्मल तरीके से दबाना है, क्योंकि अगर अगर आपने शिरागत मर्म को बहुत ज्यादा प्रेशर से दबाया तो पेशेंट को सर्दी जुकाम हो जाएगा, उसी समय उसके नाक में, उसके आंख के आईज के एरिया में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे प्रेशर का खास ख्याल रखना है। आगे चलते हैं। संधि मर्म, जानु मर्म, गुल्फ मर्म, पितटिका, मणिबद्ध, कुल्पर, सीमान, कुकुंदर, अधिपति, आवन, इन सभी मर्मों पे हम मॉडरेट प्रेशर डाल सकते हैं। जैसे सर दर्द होता है तो हम अधिपति मर्म पे जो है पांचों उंगलियों का जो है कंबाइन करके उस तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रेशर का खास ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ इंजरी, यानी अभी हमने क्या पढ़ा कि मर्म की रचना के अनुसार हमें प्रेशर कैसे डालना है।
यहाँ पे है मर्म के प्रभाव अनुसार कि आघात होने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके अनुसार भी हमें प्रेशर का ध्यान रखना है। यानी सद्दो प्राणहर मर्म है, वैकल्पिक मर्म है, विशल अग्नि मर्म है, कालांतर मर्म है, रुजाकर मर्म है, किस टाइप का मर्म है, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आती है। अगर आप सभी में से कोई बोलना चाहे तो प्लीज जरूर बोलिएगा, गलत सही कुछ भी बोलिएगा, एटलीस्ट आप कहाँ तक वो रिलेट कर पा रहे हैं ये चीज समझ में आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई प्लीज बोलना चाहता है सद्दो प्राण हर मर्म, वैकल्पिक मर्म, कालांतर मर्म, रुजाकर मर्म, विशल हर मर्म का किस तरीके से हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, एनीवन प्लीज। थिंक कोई बोलना नहीं चाहता, ठीक है। सद्दो प्राण हर मन, कोशिश करिए आप कोरिलेट करने की कोशिश, नाम से कोरिलेट करने की कोशिश करिए, मन चिकित्सा। सद्य प्राणहर मन, मर्म हाँ जी सर बताओ। में आघात से तुरंत मृत्यु की संभावना होती है। जी जी सर। और वैकल्यकर मर्म में इंजरी से ये क्या बोलते हैं, विकृति। विकृति विकृति की जी जी। संभावना। ओके ओके सर। कालांतर मर्म में मृत्यु जो है उसमें थोड़ा विलंब से मृत्यु की संभावना रहती है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, अम्म, और किसी ने हैंड रेज भी किया था। गुड इवनिंग शशांक जी, आपकी हेलो। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। जी। सर अब ठीक आ रही है? हाँ 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 जी बताइए। सर सद्य प्राणहर मर्म वो हो गए जिनमें जैसे ही आघात होगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम्म, वैकल्य कर्म सर है विकलांगता, उसको कोई ना कोई डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे पंगु होता है या हम्म, वो होता है, खंज होता है, उस तरीके की प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म, विशल्य घन मर्म में सर होता है जैसे विशल्य घन जैसे टायर होता है ना सर, इन्फ्लेटेड हम्म, होता है। हम्म, अगर उसमें कोई चीज लगेगी, अगर हम उस चीज को निकाल देंगे तो उसमें उसकी मृत्यु संभव है। हम्म, जैसे लंग्स वगैरह में लग गई जाएगी तो वो उस तरीके की कंडीशन होती है। हम्म, हम्म, कालांतर में है सर, अगर उसको लग गई है जैसे आपने बताया था हम्म, कि तल हृदय मर्म में लगी है, हम्म, जीसस को जैसे सूली पे लटकाया था, तो जी उनके हाथ बिल्कुल। में जैसे लगी है तो कुछ समय बाद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी हम्म, समय पे नहीं हम्म, करेगा लेकिन आने वाले समय में दिक्कत करेगा। हम्म, और रोजाकल सर बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा अगर वहाँ हिट हो गया तो। हम्म, हम्म। बहुत बढ़िया शशांक जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। इसमें थोड़ी सी चीजें मैं प्रैक्टिकली चीजें बताता हूँ कि ये तो हम वो पार्ट पढ़ लिए जो हम बुक में पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। सद्दो प्राणहर मर्म, जहाँ पे चोट लगने से तुरंत मृत्यु हो जाए, या तो चोट लगने से कोई बहुत ही सीरियस इंजरी या बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, दोनों चीजें लेके चलिए। मृत्यु होना हर बार पॉसिबल नहीं, बट चोट लगने की वजह से वो मृत्यु ना हो लेकिन बहुत ही सीरियस इंजरी की कंडीशन में चला जाए पेशेंट। दूसरी चीज वैकल्पिक मर्म, जहाँ पे चोट लगने पे विकलता, डिसेबिलिटी, यानी पेशेंट को इतनी दिक्कत हो जाए कि वो चल फिर ना पाए, लंगड़ा हो जाए पेशेंट, या हाथ काम करना बंद कर दे, इस तरीके की अगर विकृति देखने को मिल रही है तो वो वैकल्पिक मर्म है। विषल अग्निमर्म, ये बेसिकली एक टिपिकल केस होता है जो कि स्पेशली हॉस्पिटल हॉस्पिटल की कंडीशन पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी छत पे काम कर रहा था, छत से फिसल के गिरा और नीचे लोहे का छड़ रखा हुआ था, वो उसके आर पार चला गया पेट के। ऐसे कंडीशन में हमें कभी भी पेशेंट को एज इट इज वो छड़ से निकाल के नहीं ले जाना है, उस छड़ के साथ यानी छड़ को काट के एज इट इज पेशेंट को ले जाना है, क्योंकि जब तक वो बाहर का जो फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके बॉडी में लगा हुआ है तब तक उसकी प्राण सुरक्षित है।
लेकिन अगर उसे निकाल दिया जाएगा तो एक्सेस ब्लीडिंग होने के कारण हो सकता है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में जाके खत्म हो जाए। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि विषालग्न मर्म लग जाने के कारण जो है निकालने पे मृत्यु ही हो जाए, क्योंकि समय भी आधुनिक हो चुका है, चीजें भी आधुनिक हो चुकी है, मॉडर्न पैथी भी है, सर्जिकल ऑप्शन भी है। तो ऐसे में जब हम पेशेंट को एज इट इज लेके जाते हैं तो वहां पे उनके प्रेजेंस में अगर चीजें निकाली जाए तो वहां पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो ये चीजें हमें प्रैक्टिकली तौर पे लेके चलना है। तो हम एज अ डॉक्टर हम क्या कर सकते हैं कि कभी ऐसा चीज हुआ या किसी को आर पार कोई चीजें, लोहा या कोई बांस का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा आर पार चला गया शरीर के, तो हमें वहां निकालना नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज कि ये विषलग्न मर्म हो सकता है, कि विषलग्न मर्म पे वो गया है, अगर हमें पता है विषलग्न मर्म है तो वहां निकालना नहीं है। इस तरीके से हम लेके चल सकते हैं। कालांतर प्राणहर मर्म, हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये कुछ काल बाद मृत्यु हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार जीसस को कुछ काल बाद मृत्यु हुई, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु ही हो। इट्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट। आपको कालांतर मर्म पे चोट लगी है तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहा। अगर इतना ज्यादा इम्पैक्ट रहा कि आपके कालांतर मर्म बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया तो मृत्यु फिक्स है कुछ समय बाद। जिस प्रकार हाथ में जो है वो कील धसी और लंबे समय तक वो लगी रही, जिसके वजह से धीमे धीमे मृत्यु हुई। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी के हाथ पे चोट लग जाए तल हृदय मर्म पे। तल हृदय मर्म पे अगर किसी को चोट लग जाती है तो काफी लंबे समय तक पेन होता है। कई बार पेशेंट, अब प्रैक्टिकली हम इसे कैसे समझेंगे, पेशेंट कई बार हमारे पास आता है, वो सभी लोग, आप सभी डॉक्टर्स ने इस चीज को देखा होगा। पेशेंट आपके पास कई बार आता है, कुछ लेडीज पेशेंट आती हैं, डॉक्टर साहब कमर में बहुत दर्द है। अब वहां हम कमर दर्द का इलाज कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआई इन्वेस्टिगेशंस की कहीं कॉम्प्रेशन तो नहीं है, कहीं डिस्क बल्ज तो नहीं है, ये सारी चीजें देख रहे हैं, बट वी आर गेटिंग नॉर्मल रिजल्ट। अब हम क्या करें, एमआरआई रिजल्ट नॉर्मल निकल गया आपके, एक्सरे रिजल्ट नॉर्मल निकल गया आपके, अब आप कहाँ से करोगे कपिंग थेरेपी और अभ्यंगम वगैरह, क्या करोगे आप। अब वहां पे दिमाग जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, अब क्या करें, तो सब चीज नॉर्मल आई। लेकिन पेशेंट कह रही है डॉक्टर साहब उठना बैठना मेरे लिए बहुत दुश्वार हो गया है, बहुत पेन होता है कमर में। यहाँ पे आपका मर्म चिकित्सा का नॉलेज काम आता है। आप उससे ये क्वेश्चन करोगे, बीइंग अ मर्म चिकित्सक, क्या आप आज से 3-4 महीने पहले गिरी तो नहीं थी, फिसल के गिरी हो या चोट लगी हो। डॉक्टर मनीष प्लीज ध्यान दीजिएगा, माइक ऑफ रहे। अ, ये हमें ध्यान देना है कि क्या आप गिरी तो नहीं, या आप फिसल के तो नहीं गिरी, या सीढ़ियों पे तो नहीं गिरी, या बाथरूम में पानी पे स्लिप करके तो नहीं गिरी। ऐसे में बहुत सारे पेशेंट ये बताते हैं, हाँ सर 2 महीने पहले हम गिरे थे और कमर पे ही चोट लगी थी, दैट वॉज द कलांतर मर्म, उस समय तो दर्द नहीं हुआ, कुछ समय बाद वो पेन करना शुरू हुआ, पेशेंट को ये पता भी नहीं होता कि वो कालांतर मर्म है। ऐसे में आप उस एरिया पे अगर कालांतर मर्म प्रेजेंट है और उस कालांतर मर्म को आप स्टिमुलेट करना शुरू करते हैं, उस कालांतर मर्म की चिकित्सा शुरू करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। तो इस तरीके से हमें मर्मों को समझना है। पेशेंट कई बार हमारे पास, मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं और बताते हैं कमर में दर्द है। इट्स नॉट अबाउट ओनली कमर में दर्द, कलांतर मर्म जहां जहां होता है उन सभी एरिया के पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। पेशेंट आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द है और ये ठीक नहीं हो रहा है, और आप सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं। ऐसे में आप उस कलांतर वहां के एरिया में देखते हैं कलांतर मर्म अगर है, देन आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, कुछ समय पहले पास्ट में आपको कोई चोट तो नहीं लगी थी, या कुछ ऐसा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। देन वहां से क्लू मिल जाता है, मोस्ट ऑफ द केस, मतलब अप्रॉक्स 70-80% में एक क्लू मिल जाता है, हाँ डॉक्टर साहब गिरे थे चोट लगी थी, उस समय कुछ नहीं हुआ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, हाँ उस समय दर्द तो हुआ था लेकिन ठीक हो गया था। ये दो चीजें मिलती हैं। फिर पेशेंट कहता है कि अब वापस से दर्द हो रहा है। तो ऐसे में जब आप उस कलांतर मर्म की चिकित्सा करते हैं तो वहां रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम कलांतर प्राणहर मर्म को समझते हैं। यानी वो हमेशा मृत्यु ही नहीं कॉज करता, कई बार कुछ समय बाद वो पेन कॉज करता है।
रुजाकर मर्म की बात करें तो ऐसा मर्म जहाँ पे चोट लगने से बहुत ज्यादा पेन हो, तो वो रुजाकर मर्म होता है। यानी कई बार पेशेंट जो है स्पेशली लड़कों के साथ होता है, बाइक चलाते हुए अगर वो स्लिप करके गिर गए, कलाई में चोट लग गई, या कई बार होता है गिर गए किसी किसी एक पार्ट में बॉडी के चोट लग गई, अब वो दर्द किए जा रहा है। उन्होंने कहा लग रहा है हड्डी टूट गई है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ये है, सारी चीजें कराई, नॉर्मल आ गई, लेकिन वो पेन नहीं जा रहा। तो वो एक प्रकार का रुजाकर मर्म है। रुजाकर मर्म अगर इन्वॉल्व होगा तो आपको लंबे समय तक पीड़ा देगा। तो एज अ डॉक्टर हमें ये पता होना चाहिए कि सामने पेशेंट अगर पेन लेके आया है, पेन अगर रुजाकर मर्म पे हो रहा है, आपको पता है ये रुजाकर मर्म है, देन डोंट क्लेम कि आपका पेन ठीक हो जाएगा। आपको क्लियर कट वहां बताना है कि देखिए आपको थोड़ा समय लगेगा, जिस जिस जगह आपको चोट लगी है थोड़ा ये समय लेगा ठीक होने में। पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब बहुत समय हो गया, मैं यहाँ ट्रीटमेंट करा लिया, वहां करा लिया, ये दवाइयाँ खा लिया, पेन जाता ही नहीं है। नहीं जाएगा भाई साहब, वो रुजाकर मर्म है। ऐसे जगहों पे चोट लगता है, लंबे समय तक वेदना रहती है। तो ये है प्रैक्टिकल यूज आपके मर्म चिकित्सा का, जहाँ आपके डायग्नोसिस को, आपके वे ऑफ ट्रीटमेंट को वो इम्प्रूव करता है। आगे बढ़ते हैं। ये शब्दोप्राण मर्म कौन कौन से हैं? श्रृंगाटक, अधिपति, गुदा, ये सारे तो शब्दोप्राण मर्म है। कालांतर मर्म स्तन मूल, स्तनरोध, प्लाप, अपस्तंभ, इंद्रवस्त्री, क्षिप्र, तल हृदय, सीमंत, कटिका, बृहति, नितंब, ये सब कालांतर मर्म है। तो ये मर्म जो है आपको याद करने होंगे, इस चार्ट को आपको याद करना होगा। ये सेम चार्ट है, ये अलग से कहीं नहीं बनाया गया है, सब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल उपयोग था वो मैंने बताया। आगे आती है बात अंगुल प्रमाण की। जो आप मर्म जो आपके हैं वो कितने अंगुल प्रमाण के हैं? 1 अंगुल प्रमाण का है, 2 अंगुल प्रमाण का है, पूरे हाथ के हथेली के साथ पाड़ी तल का है, या 3 अंगुल प्रमाण का, या अर्ध अंगुल प्रमाण का है? गलती क्या होती है, कई बार 3 अंगुल प्रमाण वाले मर्म को या 2 अंगुल प्रमाण वाले मर्म को हम 1 अंगुल से दबा रहे होते हैं। रिजल्ट कैसे मिलेगा जब पूरे मर्म को आपने कवर ही नहीं किया है? तो ऐसे में मैंने जो प्रैक्टिकली अनुभव किया, क्योंकि आप सभी को ये स्क्रीन पे विजिबल होगा, क्या आप सभी देख सकते हैं? मेरी वीडियो अगर क्लियर दिख रही है? इस लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट का नाम कोई बता सकता है क्या? मोस्टली लोग जानते होंगे, स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट इसका यूज करते हैं। इसको जिमी कहते हैं, स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट इसको यूज करते हैं। हम इसके इस पॉइंट से जो है मर्म को स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसको रख के मर्म स्टिमुलेट करते हैं। तो ये भी जानना हमें जरूरी है कि हम स्टिमुलेट किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये इसका जो पॉइंट है ये बहुत छोटा है, इस वजह से प्रॉपर स्टिमुलेशन नहीं हो पाता। नॉर्मल प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं मर्म चिकित्सा का, तो हमेशा थंब का यूज करिएगा। थंब आपके लगभग लगभग मर्म के सारे एरिया को कवर कर लेगा। आगे चलते हैं। जो भी आपने पढ़ा है उसका एक सार भाग मैंने इस चार्ट में दे दिया है। इसको आप प्रिंट आउट करा के इसको आपको अपने क्लिनिक में लगाना है कि क्षिप्र मर्म पे अगर चोट लगी है तो क्या होगा। डिलेड फेटल, यानी एक तरीके से ये कालांतर मर्म है। डेथ ड्यू टू कन्वर्जन, डेथ हो सकती है लेकिन उसमें कन्वर्जन आ सकते हैं। तो किससे क्या होगा, किस टाइप का मर्म है, उसका एक कंसाइज चार्ट बना दिया है। लोकेशन भी जानना बहुत जरूरी है कि उसके नीचे कौन से पार्ट अवेलेबल हैं, यानी एनाटॉमिकली क्या क्या कोरिलेशन है, कौन सी आर्टरी, कौन से वेन्स है। इसका इंपॉर्टेंस स्पेशली पड़ता है जो जब कोई सर्जिकल प्रोसेस वगैरह के साइड में जाता है, तो वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि एलोपैथी में डॉक्टर सर्जरी करते हैं, सारे केस सही चल रहा होता है, ऑपरेशन एंड हो जाता है, डॉक्टर एकदम बाहर ही निकल रहे होते हैं, पैकिंग कर रहे होते हैं सारी चीजें, मतलब ऑपरेशन किया, एब्डोमेन को ओपन किया, ऑपरेशन किया, एब्डोमेन पैक करना वापस शुरू कर दिए, लेकिन एट लास्ट कुछ ऐसा हो जाता है जिससे पूरा केस बिगड़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ऑपरेशन के टाइम में अगर ये मर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका ध्यान न दिया जाए तो केस बिगड़ सकता है। स्पेशली जो अग्निकर्म कर रहे हैं
मर्म के आसपास, या जो विद्य कर्म कर रहे हैं मर्म के आसपास, उन्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि ये जो मर्म है इसका एनाटॉमिकल कोरिलेशन क्या है। तो इसका भी मैंने एक चार्ट जो है आपको दे दिया है, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप अग्नि कर्म विद्य कर्म करते हैं मर्म के आसपास, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी वेन्स, कौन सी नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। सद्दो प्राणहर मर्म, जैसा कि अगर हम बुक के लाइन में जाते हैं तो जब भी इन मर्मों पे आघात होता है मृत्यु हो जाती है, कालांतर पे पीड़ा होती है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। सारी चीजें टेक्सटुअल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्या है, प्रैक्टिकल सेंस में वो आपको बता दिया कि क्या क्या आपको ध्यान देना है। यानी ध्यान क्या देना है, मर्म के प्रेशर पे ध्यान देना है। मर्म अगर आप दबा रहे हैं तो कौन सा मर्म दबा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। पेशेंट आपके पास कोई केस लेके आ रहा है तो वो किस टाइप का केस लेके आ रहा है, पेन अगर है उसको तो किस जगह का पेन है, अगर वहां पे कोई मर्म इन्वॉल्व है तो उस मर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं। तीसरी चीज ये कि मर्म को आपको स्टिमुलेट कैसे करना है। डॉक्टर टू डॉक्टर ये वेरी करता है, सभी लोग अलग अलग अपनी अपनी टेक्निक्स बताते हैं, लेकिन जिस टेक्निक से हम मर्म को स्टिमुलेट करते हैं वो है 18 बार। यानी एक मर्म को कंटिन्यूअसली 18 बार दबाना होता है, प्रेस करना होता है 0.8 सेकेंड के अंतर पे। बहुत रफली आप लेके चलेंगे तो 1 सेकेंड के अंदर ही आपको एक बार दबाने से दूसरे बार आगे आपको बढ़ना होगा। यानी मर्म को स्टिमुलेट करना होगा। बाकी हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे कि मर्म को हम स्टिमुलेट किस तरीके से करते हैं। कई बार अगर हम अस्थिगत मर्म को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मर्म को जितना तेजी से हो सके दबाना है। जहां हम स्ट्रॉन्ग प्रेशर दे रहे हैं वहां हमें 90 डिग्री पे मर्म को सीधे स्टिमुलेट करना है। जहां हम मीडियम टू मॉडरेट प्रेशर दे रहे हैं वहां हम मर्म को स्टिमुलेट करते हुए हम कोशिश करेंगे उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव भी करते रहें, जिससे रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। और जहां हम बहुत लाइट प्रेशर लगा के मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं वहां भी कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री के बजाय हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हुए मर्म को स्टिमुलेट करें। इन चीजों का ही आपको मर्म चिकित्सा में ध्यान देना है। मर्म में और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि मर्म चिकित्सा जब भी आप कर रहे हैं, अगर आप, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे वात का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे आप ऑयल वगैरह यूज करके कुछ वाटहर ऑयल यूज करके आप मर्म चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं, मर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें मर्म को, कौन कौन से मर्म को किस किस बीमारी में स्टिमुलेट किया जाता है वो आपको बता रहे हैं, जो कि पूरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। इस पार्ट को आप सभी देख लीजिएगा, अगर सभी को विजिबल हो रहा है तो प्लीज या तो थम्स अप कर दीजिए, अगर आप अलर्ट हैं, बोरिंग नहीं लगा हो तो थम्स अप कर दीजिए। और ये जो पॉइंट है इसको हमें कैसे याद करना है और इसी के बेसिस पे ही हमें पूरी की पूरी मन चिकित्सा को फॉलो करना है। इस पे प्लीज मार्क मत करिए, इस पे मार्किंग आ रही है स्क्रीन पे। हाँ, साइड में ये जो मर्म मैंने इसमें बताए हुए हैं, अधिपति, सीमंत, स्तपनी, सिंगारक, आवट, विधुर, उत्क्षेपक, त्रिकटिका, क्षिप्र, मणिबद्ध, कुर्पण, आणी, उर्वी, अंश, अंश फलक, वृहति, पाश संधि, कटिका, तरु, नितंब, कुकुंदर, इंद्र, बस्तिक, गुल्फ और तलहेद। ये बेसिकली वो मर्म है जिनको हम प्रैक्टिकली पेन मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा यूज में लेके आते हैं। इन सभी मर्मों के आगे आप एक स्टार मार्क देख रहे होंगे, कहीं एक सिंगल स्टार लगा है, कहीं डबल स्टार लगा है, कहीं ट्रिपल स्टार लगा है। ये इंडिकेट करता है कि जो सिंगल स्टार लगा हुआ है वो सारे सद्दो प्राणहर मर्म है। वो मर्म पे हमें प्रेशर कम डालना है, भले ही वो अस्थिगत मर्म क्यों ना हो, लेकिन हमें प्रेशर कम डालना है। जो डबल स्टार जिस भी मर्म के नाम के आगे लगा हुआ है वो कालांतर मर्म है, उस मर्म को ध्यान देना है। जिसपे 3 स्टार लगा है वो विषलग्न मर्म है, जिसपे 4 स्टार लगा हुआ है वो वैकल्पिक मर्म है, जिसपे 5 स्टार लगा हुआ है वो रुजाकर मर्म। तो ये मर्म के रिजल्ट की बात, रिजल्टेंट की कि क्या होता है। अब जो पिंक कलर का है वो संधिगत आश्रित है, यानी जैसा हमने अभी पढ़ा कि संधिगत आश्रित जो भी मर्म है उस पे हम मॉडरेट प्रेशर लगाएंगे। जो स्काई कलर में है वो शिरागत मर्म है, शिरागत मर्म पे हमें
मीडियम से कम प्रेशर रखना है। जो रेड कलर से है वो स्नायुगत है, उस पे भी हम मीडियम टू मैक्सिमम के बीच में जा सकते हैं। और जो ग्रीन कलर के हैं वो अस्थिगत मर्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा इन मर्मों का यूज होता है जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं आपको, अंशफलक, क्रिकेटगत और नितंब। ये अक्सर पेन में यूज किए जाते हैं और अक्सर हम गलती यही करते हैं, इन्हीं मर्मों पे सबसे कम प्रेशर डाल रहे होते हैं। ये अस्थिगत मर्म है, इस पे आपको सबसे ज्यादा प्रेशर डालना है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है येलो वाले जितने, यानी इंद्रबस्ती और तल हृदय मर्म है, ये मांसगत मर्म है। इस पे आप बहुत मीडियम प्रेशर लगाएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। मोस्टली ये देखा जाता है इंद्रबस्ती मर्म और तल हृदय मर्म पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है, जिसके ये कॉमन मर्म है जो सारे लगभग जो लोग मर्म चिकित्सा करते हैं वो तल हृदय और इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें ये कोशिश करना है कि इन मर्मों को बहुत संभल के यूज करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज पेशेंट ठीक होने के बजाय उसकी पेन और बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं बीमारियों के साइड से कि किस बीमारी में कौन सा मर्म यूज करते हैं। हेडेक की बात करते हैं। क्लस्टर हेडेक अगर हो रहा है, यानी चारों तरफ अगर पूरे सिर में दर्द हो रहा है, तो इसमें हम अधिपति, सीमंत, शंख, आवत और क्षिपक, इन मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फोर हेड में पेन हो रहा है तो अपांग, शंख, आवत, स्टफनी और श्रृंगाटक मर्म को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देख अच्छा देखने को मिलेगा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपांग, आवत, स्टफनी और श्रृंगाटक। अब आप पीछे जाएंगे, स्टफनी क्या है? शिरागत मर्म है, यानी यहाँ पे आप मीडियम और उससे कम प्रेशर लगाएंगे। लेकिन इसमें आप शंख मर्म देखें जो कि अस्थिगत मर्म है, लेकिन यहाँ हमें प्रेशर कम लगाना है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपांग, शंख, आवत, स्टफनी और श्रृंगाटक मर्म को स्टिमुलेट करेंगे तो फोरहेड के पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। माइग्रेन अगर है किसी को, माइग्रेन की वजह से हेडेक हो रहा है, तो विधुर मर्म, सीमंत मर्म, संत मर्म, उत्क्षेपक मर्म, आवर्त मर्म, स्टफनी मर्म, श्रृंगाटक मर्म, क्षिप्र मर्म और फणा मर्म अगर हम इसे स्टिमुलेट करते हैं तो माइग्रेन के पेन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये सारे वो मर्म आपको बताए जा रहे हैं जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस किए गए हैं और लास्ट 6 ईयर में इससे एज इट इज स्टिमुलेट करने पर रिजल्ट मिले। सिर्फ ध्यान ये दीजिएगा आप, स्टिमुलेशन यानी प्रेशर और किस टाइप का मर्म है उसको ध्यान में रखते हुए प्रेशर का आप चयन करना है आपको। सर्वाइकल पेन के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। आए दिन एक तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो गई है, जिसमें स्टफनी, संघाटक, छिद्र, खुरपर, अंश, अंश फलक, शिरा मात्रिका और क्रिकाटिका, इन्हें स्टिमुलेट करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। साइड में आपको फोटोज में मिल जाएंगे कि किस मर्म, कौन सा मर्म कहाँ पे प्रेजेंट है। सर्वाइकल पेन हो रहा है लेकिन वो हाथ तक आ रहा है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जब जिनको पेन होता है वो हाथ तक आता है। एक चीज और आप सभी को बताना चाहूंगा, अ, आप सभी कैमरे में जरूर देखिएगा। ये हमारा क्षिप्र मर्म है। छिप हाथ के क्षिप्र मर्म पे अगर दबाने पे पेशेंट को एक्सेस पेन हो रहा है, इट इंडिकेट्स कि सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये मर्म का एक ज्ञान है जहां से आप पेशेंट को है कि पेन कितना हो रहा है। क्षिप्र मर्म को अगर आप दबाते हैं और पेशेंट चिल्ला देता है, अरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसका सर्वाइकल काफी बढ़ा हुआ है। कंप्रेशन उसी जोन में है। आप इस तरीके से कोरिलेट कर, सॉरी उसके अपोजिट जोन में है, इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे ही नर्व नीचे आती है, मिडल ऑफ लंगाटा के नीचे क्रॉस हो जाती है, लेफ्ट साइड की राइट साइड में आती है, राइट साइड की लेफ्ट साइड में जाती है। अगर पेशेंट को राइट हैंड में छिद्र मर्म पे पेन एक्सेस हो रहा है तो कंप्रेशन सर्वाइकल में लेफ्ट साइड में होगा, ऐसा आपको एक्सरे में देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको लेफ्ट साइड के जो है मर्म को ज्यादा स्टिमुलेट करना है, स्पाइट ऑफ डूइंग ऑन द राइट साइड। यानी जो भी मर्म यहाँ पे सर्वाइकल पेन के बताए गए, स्टफनी, सिंगाटर, छिद्र, कुरपर, अंश, अंश फलक, श्रेयमात्रिका, क्रिकार्टिका, इन सारे मर्मों को अगर पेशेंट बताए डॉक्टर साहब यहाँ दर्द होता है, सर्वाइकल है, चक्कर आता है,
ऐसे में फिर आप उसका चेक करेंगे, अगर आप हाथ के मर्म पे यानी क्षिप्र मर्म को स्टिमुलेट करते हैं और पेशेंट दर्द बताता है तो यानी सर्वाइकल उसका ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर दर्द बहुत ज्यादा नहीं है, बियरेबल है, दैट इंडिकेट्स कि उसका सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। एक तरीके से हम इससे क्रोनिसिटी भी पता कर सकते हैं, यानी जैसा कि लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सर्वाइकल पेन रेडिएटिंग टू हैंड, अगर रेडिएट कर रहा है हैंड साइड में तो यानी बहुत क्रोनिक है, बहुत लंबे समय से। ऐसे में पेन को हम अंदाज लगा के उसके अपोजिट साइड के मर्म को स्टिमुलेट करना शुरू करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रोजन शोल्डर के केस मोस्टली डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं और आज के समय में ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर इसके पोस्चर के बारे में बोला जाए क्यों बढ़ रहा है, तो एक आहार विहार तो एक कारण होता ही है उस, और सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है विहार का वो है कि लॉन्ग टाइम सिटिंग, यानी ऐसे ऑफिस वर्क जो कर रहे होते हैं, लैपटॉप पे लंबे समय तक काम करते हैं जिसपे हाथ एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रहता है, ऐसे लोगों की ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें हम अंशफलक मर्म, उर्वी वर्म, आणी मर्म, इंद्रवस्ती, क्षिप्र, मणिबद्ध, इन सभी मर्मों का स्टिमुलेशन करते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए कि मर्म कौन सा है, किस जगह आश्रित है, उतना ही प्रेशर लगाएंगे। फ्रोजन शोल्डर में जो सबसे कॉमन मिस्टेक हमें देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि हम फ्रोजन शोल्डर समझ के कि अरे ये यहाँ पे तो आवरण जन्य व्याधि है, इस पे प्रेशर ज्यादा लगाओ तो ही ठीक होगा। ऐसा नहीं करना है, ये गलती कभी नहीं करना है कि ये सोच के कि अरे आवरण जन्य व्याधि है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तभी हाथ मूव करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ मर्म को देखना है, उसके कॉन्सेप्ट को देखना है, प्रेशर कितना लगाना है, किस टाइप का मर्म है, आपको स्टिमुलेट करना है, धीमे धीमे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हम फ्रोजन शोल्डर समझ के बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सेस करवा देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये गलती कभी नहीं करना है। फ्रोजन शोल्डर में कभी भी एक्सेस प्रेशर नहीं लगाना है और ना ही एक्सेस मूवमेंट कराना है। जैसे जैसे आप मर्म दबाते जाएंगे, मर्म दबाते हुए मूवमेंट कराएंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी फ्रोजन शोल्डर को अगर आप सक्सेसफुली ट्रीट करना चाहते हैं तो इन जो भी मर्म आपको बताए गए हैं, अंश मर्म, कच्छधर मर्म, उर्वी मर्म, आड़ी मर्म, इंद्रवस्ती मर्म, क्षिप्र मर्म और मणिबद्ध मर्म, बारी बारी से इन सभी मर्मों को आपको पकड़ना है। उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको कराना है। जब आप इन मर्मों को स्टिमुलेट करने के बाद, यानी 18 बार अगर आप स्टिमुलेट करते हैं और 18 बार का 3 सेट करना है, यानी एक बार 18 बार आपने स्टिमुलेट किया और उसके कुछ सेकंड बाद फिर 18 बार करना है, कुछ सेकंड बाद फिर 18 बार करना है। इस तरीके से आपको 3 से 4 सेट 18 बार के करने हैं। फिर आप इसको स्टिमुलेट करते हुए जब आप शोल्डर को मूवमेंट कराना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को इसमें मिलेंगे। इस तरीके से फ्रोजन शोल्डर सिर्फ और सिर्फ मर्म चिकित्सा से ही, सिंगल थेरेपी से ठीक हो सकता है। इसके भी कुछ टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं, वो मैं भेजूंगा ग्रुप में, उसे देखिएगा कि मर्म चिकित्सा के पहले और जस्ट बाद किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। टेनिस एल्बो का केस है। टेनिस एल्बो में हमें उर्वी मर्म, आड़ी मर्म, कुरपर, इंद्रवस्ती, क्षिप्र और मणिबद्ध, इन मर्मों को स्टिमुलेट करना है। गोल्फस एल्बो में भी आड़ी मर्म, उर्वी मर्म, कुरपर, इंद्रवस्ती, क्षिप्र और मणिबद्ध मर्म को ही स्टिमुलेट करना है। एक में हमें थोड़े प्रेशर के साथ स्टिमुलेट करना है, एक में कम प्रेशर के साथ करना है। यानी जो टेनिस एल्बो है उसमें हमें थोड़े प्रेशर के साथ स्टिमुलेट करना है, जो गोल्फस एल्बो है उसमें सेम मर्म ही स्टिमुलेट करना है लेकिन कम इंटेंसिटी के साथ स्टिमुलेट करना है। कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत रेयर होता है। अभी तक मैंने अपने करियर में सिर्फ 2 पेशेंट ही ऐसे देखे हैं जो सीटीएस से परेशान थे, जिनको मणिबद्ध मर्म स्टिमुलेट करने पे ही रिजल्ट मिल गया था। इंद्रवस्ती तक भी मुझे जाना नहीं पड़ा था, सिर्फ मणिबद्ध और क्षिप्र मर्म को ही स्टिमुलेट किया गया था। हालांकि स्टिमुलेशन तो मणिबद्ध, इंद्रवस्ती, कुरपर, कुछ कुछ सिर और क्षिप्र, इन सभी मर्मों को किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मणिबद्ध और क्षिप्र पे ही स्टिमुलेशन करने से और इन्हीं मर्मों के पास वैक्यूम कपिंग करने से ही रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले थे कार्पल टनल सिंड्रोम में। मसल वास्टिंग ऑफ आर्म, कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ये शिकायत रहती है, डॉक्टर साहब मेरा एक हाथ पतला होते जा रहा है। मसल वास्टिंग का केस होता है। अभी तक मेरे कैरियर में ऐसा एक ही पेशेंट आया था और ऐसे कंडीशन में पूरे हाथ के मर्म को स्टिमुलेट करना होता है इंक्लूडिंग हेड। तो इससे रिजल्ट देखने को मिलते हैं।
लेकिन ये लगातार करना होगा। ये ऐसी चिकित्सा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और हमेशा के लिए ठीक हो गया। आपको भी करना है, साथ में आपको पेशेंट को भी बता देना है कि आप घर जाके भी इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते रहिए। रिजल्ट तभी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फ्लैंक पेन ड्यू टू रेनल कैलकुलाई, यानी कई बार पेशेंट को जो किडनी स्टोन की वजह से जो पेन हो रहा होता है, ऐसे में अगर आप इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट करते हैं दोनों हाथों के, तो रिजल्ट देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ फ्लैंक पेन नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव यहाँ पे ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि फ्लैंक पेन हो, चाहे वो रेनल स्टोन की वजह से हो, इवन कई बार पेशेंट को यूटीआई की वजह से पेन होता है, यूरिन पास करने में पेन होता है। कई बार बल्कि यूट्रस की वजह से बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमेन में टाइटनेस हो जाती है फीमेल पेशेंट को। इन सभी कंडीशन में भी अगर हम इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इवन इंद्रबस्ती मर्म पे फायर कपिंग करने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं लोअर एब्डोमिनल के डिस्कम्फर्ट में। ऐसे में हमें कोई भी एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपर बैक की अगर बात की जाए, बैक पेन जिसमें शोल्डर स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है, ये स्पेशली उन पेशेंटों को होता है जो बहुत लॉन्ग राइडिंग कर रहे हैं, बाइक ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, ऐसे पेशेंटों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंश अंश फलक वृहति और कच्छदर, ये चार मर्म ही ऐसे मर्म है जिसमें रिजल्ट इंस्टेंट देखने को मिलते हैं। यानी आप पेशेंट को अपने थेरेपी टेबल पे उसको लेटाना है, थोड़ा सा अभ्यंग करना है, उसके बाद इन मर्मों को प्रेशर के साथ, यानी मीडियम प्रेशर के साथ अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो भी इंस्टेंट देखने को मिलते हैं। 5 से 10 मिनट तक के मर्म स्टिमुलेशन के बाद पेशेंट के अपर शोल्डर का जो पेन होता है, स्टिफनेस होती है, वो इंस्टेंट खत्म हो जाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट है अपर बैक का। अगर लोअर बैक में पेन हो रहा हो ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ लंबर बोन, तो ऐसे में पार्श्व संधि कटिका, तो उन्होंने कुंडल मर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मर्म 3 या 4 ऐसे करके ही कॉलम में लिखे हुए हैं, इन मर्मों को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। ये वो मर्म है जो इतने सारे मर्म में एग्जैक्ट उनको स्टिमुलेशन करने पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बैक पेन अगर हो रहा है और रेडिएट कर रहा है लेग साइड में, जस्ट लाइक जिसमें सियाटिका जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ऐसे में पार्श्व संधि कटिका तरुणितम कुकुंदर उर्वी आड़ी जानु इंद्रबस्ती और गुल्फ मन पे अगर बारी बारी आप स्टिमुलेशन करते हुए जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा, कभी भी हैफा जेड मैनर में बर्न का स्टिमुलेशन नहीं करना है। यानी अगर आप कमर से पैर की तरफ आ रहे हैं स्टिमुलेट करते हुए, तो ऐसा नहीं करना है कि पहले आपने कमर का मर्म स्टिमुलेट कर दिया, फिर आपने एड़ी का मर्म स्टिमुलेट किया, फिर आपने थाई का मर्म स्टिमुलेट किया, फिर आपने काफ मसल का मर्म स्टिमुलेट किया। हमेशा मर्म स्टिमुलेट सीक्वेंस में करते जाइएगा, तो ही रिजल्ट आपको सबसे अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। यानी जिस तरीके से स्विच ऑन करते हैं बारी बारी, उसी तरीके बाहर से अंदर आते समय उसी तरीके से ही इसके भी स्विच उसी तरीके से ऑन करते हुए जाने हैं। आगे पीछे आप स्टिमुलेशन करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। हमेशा जब भी साथ में 3 4 मर्म आ रहे हैं, वो एक साथ लाइन में है, तो हमेशा लाइन में ही स्टिमुलेट करते हुए जाइएगा और नर्व के डायरेक्शन में। यानी नर्व का कंडक्शन अप साइड से डाउन साइड जा रहा है तो ऊपर से नीचे ही आना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ कभी मर्म स्टिमुलेट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पेन इन काफ मसल। अगर काफ मसल में बहुत ज्यादा पेन होता है तो ऐसे में वुल्फ मर्म, इंद्रबस्ती मर्म, आड़ी मर्म, उर्वी मर्म, ये मर्म हम स्टिमुलेट करते हैं। एंकल पेन में वुल्फ मर्म, तल हृदय मर्म, इंद्रबस्ती मर्म, ये मर्म स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, एंकल पेन लिखा हुआ है तो यानी एड़ी का पेन है, तो इसमें हम एड़ी के ही पैर के ही इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट करेंगे, ना कि हाथ के इंद्रबस्ती मर्म को, क्योंकि हाथ में भी इंद्रबस्ती मर्म पाया जाता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। डे टू डे लाइफ में हम मर्म कहीं ना तो कहीं स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थक हार के कहीं से आते हैं, लंबा कहीं वॉकिंग कर लेते हैं, ट्रैकिंग कर लेते हैं, आप पहाड़ों पे अगर चढ़ रहे हैं, वहां से उतर के आते हैं, पैर में दर्द हो रहा है, तो आप काफ मसल को अगर दबाना स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स देखने को मिलेगा, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा, नींद आ जाएगी। तो गुल्फ मर्म जो है इस तरीके से, एक तरीके से गुल्फ मर्म जो है और इंद्रबस्ती मर्म पैर का, ये दो ऐसे मर्म हैं जो राजा मर्म होते हैं पैर के दर्द के लिए। यानी इन मर्मों को तो कभी भूलना नहीं है। पैर का गुल्फ मर्म और इंद्रबस्ती मर्म अगर आप दबा रहे हैं तो पूरे पैर की यानी दिन भर की थकावट दूर हो सकती है, इतना इंपॉर्टेंट मर्म होता है।
कुछ एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप गुल्फ मर्म और इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो गुल्फ मर्म को हमेशा क्लॉकवाइज मैनर में स्टिमुलेट करिएगा, और पैर के इंद्रबस्ती मर्म को अगर आप स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हमेशा उसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करिएगा। इस तरीके से स्टिमुलेशन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पैर के इंद्रवस्ती मर्म को और हाथ के इंद्रवस्ती मर्म को जब भी स्टिमुलेट करिएगा, कोशिश करिएगा कि उस एरिया को पहले अच्छे तरीके से स्क्वीज करके मसाज कर लीजिएगा। यानी काफ एरिया को जहाँ पे इंद्रवस्ती मर्म सेट करता है, उस एरिया पे अच्छे तरीके से अभ्यंग करने के बाद अगर आप मसाज करने के बाद अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पेन इन एवियन ए वेस्कुलर नेक्रोसिस का अगर केस आता है तो ऐसे में नितंब मर्म, कटिका तोड़ मर्म, कुकुंदर मर्म, इंद्रबस्ती मर्म को स्टिमुलेट करना है। सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि इन मर्मों को कितने बार स्टिमुलेट करना चाहिए दिन में और कब तक स्टिमुलेट करना चाहिए। तो मर्म चिकित्सा का एक चीज समय हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आपको जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक आपको स्टिमुलेट करते रहना है। कई बार ऐसा होता है जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपके मर्म पॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको स्टिमुलेशन करने का तरीका अच्छा हो जाएगा, तब आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में आप सही जगह दबा रहे हैं या नहीं दबा रहे, प्रेशर सही जा रहा है या नहीं जा रहा, ऐसी कंडीशन में आपको स्टिमुलेशन करते जाना है। प्लस जल्दी रिजल्ट आए इसके लिए आपको कुछ मर्म पॉइंट आपको पेशेंट को भी बता देना है, जिससे वो घर जाके भी स्टिमुलेट करे। हालांकि आप जैसा वो अच्छा स्टिमुलेशन नहीं कर पाएगा, 100% नहीं तो एटलीस्ट वो 20% या 30% तो देगा ही देगा, तो जिससे पेशेंट भी इस चिकित्सा में इन्वॉल्व भी रहेगा, और अगली बार जब आपके पास आएगा तो आपके द्वारा ही किए गए कार्य को थोड़ा वो रिफाइन करके आएगा, तो आपको रिजल्ट और अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो हमेशा आप तो करिए ही करिए, लेकिन साथ में पेशेंट को भी बोल दीजिए कि उसे भी घर जाके इन इन पॉइंट को दबाना है। कुछ चीजों का ध्यान रख लीजिएगा कि पॉइंट पे अगर हल्का प्रेशर देना है तो ऐसे पॉइंट्स मत बताइए जहां जिस मर्मों पे लाइट प्रेशर देना है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होगा कि लाइट कहाँ देना है, स्ट्रॉन्ग कहाँ देना है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बताना। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो स्पेशली पेन मैनेजमेंट के लिए थे। होप सो आपको ये सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि मर्म चिकित्सा एक ऐसा पार्ट है जो डेली हम लोग अपने डेली लाइफ में कर ही रहे होते। अब मैं कैमरा ऑन करना चाहूंगा। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी हेडेक हो रहा होता है तो हम इस तरीके से सर दबा रहे होते हैं। सभी लोग होते हैं, जाने अनजाने हमारी बॉडी जो है मर्म पे ही जाती है। हेडेक, सर दर्द होता है तो कभी हम इस तरीके से नहीं करते, हम हमेशा इसी जगह पॉइंट पे प्रेशर करते हैं। ये शंख मर्म है, इसका रिलेशन है पेन के साथ। जब भी हम ऑयल लगाते हैं सर में, या सर दर्द हो रहा है सर में ऑयल लगाते हैं, तो अधिपति मर्म है, सीमंत मर्म है, ये स्टिमुलेट होते हैं ऑयल लगाने से। तो जाने अनजाने हम स्टिमुलेशन कर रहे ही होते हैं। और कुछ ऐसी कहानियां जहाँ पे मर्म जाने अनजाने स्टिमुलेशन कर रहा होता है, तो वो ये है कि क्या आपने ये कहानियां सुनी है कि कंगन जो ओल्ड लेडीज पहना करती थी, आप सभी ने देखा होगा कि ओल्ड लेडीज जो है चांदी के भारी भारी कंगन पहना करती थी, जिसके मोटे मोटे पॉइंट्स होते थे। किसने देखा है? प्लीज हैंड रेज जरूर करिएगा और कैमरा ऑन करके जरूर बताइएगा। किसने किसने देखा है ओल्ड लेडीज जो है कंगन पहना करती थी? पहले के समय की ओल्ड लेडीज जो है उनके हाथों में भारी भारी कंगन हुआ करते थे। स्पेशली हमारे डॉक्टर साहब लोग बिहार साइड से हैं, वहाँ बहुत ज्यादा ये देखा जाता है। हाँ शशांक जी कुछ बोलेंगे प्लीज। हाँ शशांक जी बताएं। हाँ बिल्कुल, राजस्थान एरिया में भी ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस था? तो मणिबद्ध मर्म, मणि का भी मतलब क्या होता है? क्राउन, हेड। यानी मणिबद्ध मर्म जब हम स्टिमुलेट, सर अनम्यूट नहीं हो पाया डॉक्टर मनीष, प्लीज ध्यान दीजिए, डॉक्टर शशांक जी का अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक ठीक, मैं अभी सबको अनम्यूट कर। यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैंने बचपन में देखा है, हमारी दादी लोग भी पहनते थे। उसमें सर जैसे वो चांदी का बना होता था पूरा का पूरा,
और उसके साइड में सर वो रहते थे, मोटे मोटे पॉइंट्स रहते थे और वो बहुत हैवी होता था, ऐसा होता था सर। बिल्कुल और बिल्कुल। इवन जो बच्चे पैदा होते थे तो जो न्यू न्यू चलने लग जाते थे जब बच्चे, तो उनको भी पहनाया जाता था, छोटा छोटा पहनाया हम्म, जाता था हमारे। छोटा छोटा पहनाया जाता था बिल्कुल। और अब देखिए हमारा आयुर्वेद कितना स्पेशल है, और किस तरीके से इसका कोरिलेशन जो है हमारे आयुर्वेद के मर्म चिकित्सा में देखने को मिलता है। जब वो लेडीज ये कंगन पहना करती थी, आज के समय में अगर देखा जाए 50 के बाद मीनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। यानी मेंसेस जहाँ स्टॉप होने लगते हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस होने लगता है, लॉट्स ऑफ इरिटेशंस एंड ये ऑल स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट महिलाएं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं। 60 to 70 के एज में देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग क्षमताएं जो है वो कम होने लगी हैं। एल्जाइमर्स जैसी बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं, यानी भूलने की बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं। लेकिन पहले के समय में जो वो लेडीज थी उनकी भूलने की बीमारी नहीं थी। इवन उनके साथ ये सिचुएशन था कि एट द एज ऑफ 80 and 90 वो बहुत अच्छा डिसीजन लेती थी। इवन घर के सारे डिसीजन 80 और 90s के भी सिचुएशन में लिया करती थी। कोई ऐसे इरिटेशन एंड हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि वो जो कड़ा रहता था वो लगातार मणिबद्ध मर्म को कंट्रोल किया रहता था। यानी आपके मणिबद्ध मर्म को कंट्रोल करता था। और ये मणिबद्ध मर्म का जब आप रिलेशन देखेंगे तो डायरेक्टली आपके ब्रेन से देखने को मिलेगा, डायरेक्टली आपके ब्रेन की एक्टिविटी से देखने को मिलेगा। यानी इस तरीके से ये रिजल्ट देखने को मिलते थे। पहले के समय में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे लेडीज जो है बहुत हैवी पायल पहना करती थी। अब तो समय चेंज हो गया है, वो पतले पतले डिजाइनर पायल आने लगे हैं, लेकिन पहले के समय के जो पायल थे वो मोटे मोटे हैवी हुआ करते थे, जो आपके गुल्फ मर्म को टच किया करते थे, यानी लगातार गुल्फ मर्म को स्टिमुलेट किया करते थे। और ऐसे में उन लेडीजों को पेन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी एंकल पेन बहुत कम होता था। आज के समय में जो लेडीज आती हैं 40 के एज से ही उनको एंकल में पेन हो रहा है। कोई वात कंटक बताता है, तो कोई बता हड्डी बढ़ गई है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तमाम सारी ये समस्याएं वो लेके आती हैं। लेकिन पहले के समय में ओल्ड लेडीज को कभी ऐसे एड़ी में दर्द हो रहा है ऐसे समस्याएं देखने को नहीं मिलती थी। यानी ये जो है मर्म इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता था। और सारी बातें की जाए तो पहले के समय में इवन किसी ने बोला है कि राजस्थान में अगर बात की जाए तो करधनी बोला जाता है, यानी कमर पे जो पहना जाता है वो भी हैवी हैवी पहना जाता है राजस्थान में। और उन जगह के लेडीज को देखिए, कभी भी ऐसी बैक पेन जैसी और लोअर एब्डोमेन में पेन या बटक में पेन ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। लगातार वो करधनी उनके बैक के जो है जितने भी मर्म है उनको स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है मर्म की, कि किस तरीके से मर्म जाने जाने हमें स्टिमुलेट कर रहा होता है। हम रक्षा भी बांधते हैं तो मणिबद्ध मर्म पे ही बांधते हैं, यानी हमारे निगेटिव थॉट्स जो हैं कंट्रोल हो, हम जो भी निगेटिव चीजें सोच रहे हैं वो कंट्रोल हो, पॉजिटिविटी आए, हमारी सोच में पॉजिटिविटी आए, एकाग्रता आए, इन सभी को भी स्टिमुलेट करता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इवन इम्पोर्टेंस रत्न का भी होता है कि क्या किस चीज का आप जो है यहाँ पे धारण कर रहे हैं, तो ये देखने को मिलता है। एक और कहावत है, अ, ये तो मैंने मतलब अपने सीनियर से ही सुनी हुई है, मैं जो एज इट इज आपके सामने फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पहले के समय में क्या होता जब गुस्सा आया करता था तो यहाँ टैटू बना देते थे इंद्रबस्ती मर्म पे। तो उसके दो तीन फायदे होते थे इंद्रबस्ती मर्म पे। सर जी, जो टैटू बना देते थे हाथ पे, तो उससे दो तीन फायदे होते थे। एक तो गुस्सा भी कम आता था, और इंद बस्ती मर्म पे फीमेल्स के अक्सर टैटू बनते थे, और ऐसे फीमेल्स को यूटीआई देखने को नहीं मिलता था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मांसगत मर्म को जो है स्टिमुलेट कर रहा होता था। तो ये सारे ऐसे कुछ स्टोरीज हैं जो देखने को मिलती हैं, और हम इनडायरेक्टली इसे जो है मर्म से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और एक सबसे स्पेशल बात सभी ने देखा होगा, एंकल शूज, यानी शूज जो होते हैं अब ऐसे ऐसे शूज आ रहे हैं जो एंकल के ऊपर तक है। यानी जितने भी ट्रैकिंग वाले आप शूज देखेंगे, पहाड़ों पे जाने वाले शूज, वो स्नीकर्स नहीं होते, पतले शूज नहीं होते, वो सारे शूज जो हैं एंकल तक को कवर किए होते हैं। ये शूज जो एंकल तक को कवर किए होते हैं वो आपके गुल्फ मर्म को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ऐसे में पहाड़ पे जब आप चढ़ते हैं और उतरते हैं तो ऐसे में आपके पैर में दर्द बहुत कम होता है। आप नॉर्मल शूज पहन के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते,
नॉर्मल शूज पहन के अगर आप पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो आपको पैर में पेन होने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम चाइना के साइड में जाते हैं तो वो एंकल शूज तो नहीं पहनते, वो नॉर्मल चप्पल या शूज ही पहनते हैं। वो नॉर्मल शूज या चप्पल ही पहनते हैं, लेकिन वो अपने पैर में बहुत सारे कपड़े बांधे रहते हैं। तो ये भी कहीं ना तो कहीं उनके उनके कपड़े भी क्या एड़ी से लेके गुल्फ सॉरी इंद्रबस्ती मर्म तक पैर के बंधे हुए होते हैं। कुछ फोटोज भी मैं भेजूंगा जिसमें आप सॉल्विन मास्टर या जो भी कराटे वगैरह करते हैं आपके चाइना साइड में, उनके पैर में और हाथ में देखिएगा, यहाँ से लेके एक सेकेंड में कैमरा ऑन कर लूं। उनके मणिबद्ध मर्म से लेके इंद्रबस्ती मर्म तक कपड़े लपेटे रहते हैं बहुत टाइटली। ये उनके मणिबद्ध मर्म और इंद्रबस्ती मर्म को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, आइदर वो मार्शल आर्ट एक्टिविटी कर रहे हो या जो भी एक्टिविटी करते हैं, इसकी वजह से उनके हाथ में पेन नहीं आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्म एक स्टिमुलेट हो रहा है, बस हम फोकस नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आपके शूज का। शूज जो एंकल शूज पहनते हैं वो सिर्फ फैशन के लिए एंकल शूज नहीं है, अगर उसको देखा जाए तो वो हमारे एंकल पे जो गुल्फ मर्म है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। आप एंकल शूज को ढीला पहन के आप पहाड़ पे चढ़ के देखिएगा, आप नहीं चढ़ पाएंगे। उसी एंकल शूज को जब तक आप टाइटली नहीं टाई अप करेंगे, बांधेंगे नहीं उसके शूलेस को, तब तक आप पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, अंटिल जब तक आपका गुल्फ मर्म स्टिमुलेट ना हो। या जो पहाड़ पे चढ़ के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ समय पहले की बात है, काफी लोग वैष्णो देवी यात्रा पे गए थे, जिसमें से एक हमारा जूनियर है, वो भी गया हुआ था जो मर्म चिकित्सा सीखा हुआ है। ऊपर जाते ही उनके भाई भी थे, बड़े भाई थे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे। ऊपर जाते ही पहुंचते ही चढ़ाई करते ही सभी के पैर में पेन होने लगा। तो उनके जो बड़े भाई फिजियोथेरेपिस्ट थे उन्होंने बोला लाओ मैं पॉइंट दबा देता हूँ। वो आधे घंटे बैठ के लगे सबका पॉइंट दबाने, तो लोगों ने कहा नहीं, फैमिली मेंबर्स ने कि नहीं रिजल्ट मिला है, पेन कम हुआ है आधे घंटे दबाने के बाद। और वो लड़का जो मर्म चिकित्सा सीख के गया था, बस उसने गुल्फ मर्म पकड़ के स्टिमुलेट कर दिया और 2 मिनट के अंदर पेन ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके मर्म चिकित्सा का। फिजियोथेरेपी एक पार्ट है इसका, इसको एक मॉडिफाई किया गया है, लेकिन स्टिल आपके पास जो 107 पॉइंट्स बताए गए हैं वो मच इफेक्टिव है। डिपेंड करता है कि आप उसको पेन के साथ किस तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं। पेन हो रहा है तो किस जगह का मर्म इन्वॉल्व है, कौन सा मर्म है, प्रेशर कितने देने हैं, कितना नहीं देना है, और ज्यादा प्रेशर से उसे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप माइंड स्टिमुलेशन करते हैं, आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम में सबसे ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा विदाउट एनी मेडिसिन। कई बार पेशेंट ये आके बता सर ये जादू कैसे होगा, इट्स नॉट अ मिरेकल, उससे आयुर्वेदिक साइंस। तो ये था मर्म चिकित्सा आप सभी के बीच। होपफुली आप मर्म चिकित्सा को कुछ अलग वे में समझे होंगे, अपार्ट फ्रॉम जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और आपके जैसे भी फीडबैक होंगे प्लीज आप फीडबैक दीजिएगा, आपने क्या नया कुछ देखा, क्या नया कुछ सीखा। और अगर अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो प्लीज बताइएगा, या तो फिर आप जिन जो नहीं आप पूछना चाहते वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।